नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कब्ज़ के बारे में। अब जो कब्ज़ है वो किडनी फेलियर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। लोगों को कई-कई सालों से कब्ज़ बनी हुई होती है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही होती। अब कब्ज़ से उनकी पूरी बॉडी पे असर पड़ता है और इंक्लूडिंग उनकी किडनी पे पड़ता है, क्योंकि अगर आपका पेट साफ़ हो रहा है तो गंदगी बाहर जा रही है। अगर आपकी गंदगी प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं जा पा रही, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं रह जाती, आपको वो एसिडिटी, गैस बनी हुई है, परेशान हो रहे हो, बीपी बढ़ रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हो, तो पूरी की पूरी बॉडी की जो रूटीन है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ केसेस में, बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से आ रही थी, बीपी शूट अप होने लगा। अब बीपी का रिलेशनशिप आप कॉन्स्टिपेशन से बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, बट इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करना हर पेशेंट के अंदर ज़रूरी होता है, चाहे आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या नहीं हैं। अब अक्सर कॉन्स्टिपेशन की बात होती है तो पेशेंट जाता है, क्या कहता है, डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन है, दवाई डाल दो, है ना? हमेशा हमारी यही अप्रोच होती है, जो कि सही नहीं है। आपको समझना ये पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंदर मल बनता कैसे है। हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब कर जाती है, उसका मल नहीं बनता है। ठीक है? अगर आप दूध पी रहे हो तो मल बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, एग्स खा रहे हो बहुत ज़्यादा मल नहीं बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पूरा का पूरा स्टूल फॉर्मेशन कर देता है। जैसे अगर मैं मान लो मैं एक गाजर खाऊँगा, तो गाजर पूरी की पूरी ऑलमोस्ट बाहर आती है। उसमें जो पोषक तत्व हैं वो थोड़े बहुत एब्ज़ॉर्ब होते हैं, बट जो फाइबर है, उसका रेशा है, वो पूरी तरह से बाहर आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा हर चीज़ की कंपोज़िशन और वो किस तरह से हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करती है, किस तरह से वो इंटरैक्ट करती है। तो एक पेशेंट जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, अगर वो अपने खाने-पीने की में नज़र डाले, मैं आपको आइडिया देता हूँ वो पूरे दिन में खाता क्या है। सुबह दूध ले रहा होगा, साथ में ब्रेड ले रहा होगा, ठीक है? ब्रेड नहीं ले रहा होगा तो रोटी ले रहा होगा, प्लेन रोटियाँ ले रहा होगा। दोपहर में वो दाल-चावल ले रहा होगा, रात को दोबारा से वो घिया, तोरी, टिंडे की सब्ज़ी और साथ में वो रोटी ले रहा होगा। अगर आपकी डाइट ये है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन बननी ही बननी है, क्योंकि ये नॉर्मल खाना है, सब खाते हैं। कुछ को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अब इसमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, ये आपने दिमाग नहीं चलाया होगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स थी ही नहीं। सुबह आपने क्या खाया, ब्रेड, या फिर आपने ली रोटी, साथ में लिया आपने थोड़ा-सा दूध। दोपहर में खाया आपने दाल-चावल। ना दाल के अंदर हमारे कोई वेजिटेबल्स थी, ना चावल के अंदर हमारे को किसी टाइप की फाइबर था। उसके बाद रात को हमने दोबारा से रोटी खाई, साथ में हमने सब्ज़ी कौन-सी खाई, सब्ज़ी वो खाई जिसके अंदर जो फाइबर होता है वो बहुत थोड़ा होता है और वो सॉल्युबल होता है। तो बल्क फॉर्मेशन हो नहीं पाती स्टूल की, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने खाने को चेंज करेंगे और खाने के अंदर जो रेशे की मात्रा है इनसॉल्युबल फाइबर की, वो लेके जाएँगे, जो कि स्टूल फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है? क्योंकि अगर मल बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा ना, तो निकलता भी नहीं है, क्योंकि आप जो रोटी खाते हो इतने से पेड़ की बनती है, राइट? पेट में जाके वो इतना सा हो जाता है। दिन में अगर आप 6 रोटियाँ भी खा रहे हो ना, 8 रोटियाँ भी खा रहे हो, तो कितना सा बना? इतना सा मल बना। अब वो पूरा बाहर तो आएगा नहीं, थोड़ा सा भी अंदर रह गया, गैस बनाता रहेगा। तो आपने फॉर्मेशन करनी है अच्छी खासी। तो आपका जो इनपुट होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तो आप सुबह अपने वेजिटेबल्स का रखो ध्यान कि ब्रेकफ़ास्ट में वेजिटेबल्स आपकी साथ में होनी चाहिए। आप ब्रेड खा रहे हो, मना नहीं है, बट साथ में बीन्स हैं, पीज़ हैं, कैरेट है, इसको अपने साइड्स में ज़रूर रखो। इसको अपने सैंडविचेस इसके आप बनवाओ, जो मर्ज़ी करो, चाहे आप इसका पराठा बना के खाओ, स्टफिंग करके खाओ। अक्सर मैं किडनी फेलियर पेशेंट को बोलता हूँ कि आप खाना खाओ, स्टफ़ रोटी खाओ, क्यों डॉक्टर साहब इसको हम तलेंगे नहीं क्या? बिल्कुल नहीं तलना। एक किडनी फेलियर पेशेंट को जब वो अपनी स्टफ़ रोटी या स्टफ़ वो पराठा बनाते हैं, उसको किसी भी तरीके से तलना नहीं होता तवे पे। उतरने के बाद जो थोड़ा-सा घी, मक्खन जो लेना है वो लो। बट आपने खाना ज़रूर खाना है, आपने मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो गई, तो ये किडनी तो चली गई है, खराब हो ही रही है, बॉडी भी खराब होनी शुरू हो जाएगी, वेट लॉस करना स्टार्ट कर दोगे और उसके बाद जो डायलिसिस का रास्ता है वो भी बंद हो जाता है, जो ट्रांसप्लांट का रास्ता है वो भी बंद हो जाता है। तो किडनी को बचाने के चक्कर में कभी भी अपनी बॉडी की ताकत की, हेल्थ की आहुतियाँ नहीं देनी चाहिए। आप अपनी बॉडी को जब आप ताकत देते हो, आपकी किडनी को ताकत मिलती है, किडनी को ताकत मिलती है, किडनी काम अच्छा करती है, किडनी काम अच्छा करती है, किडनी यूरिया को बाहर निकाल देती है। तो दोनों तरीके हैं ना, तो आप अच्छे तरीके से चलो, खराब तरीके से मत चलो जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान हो। तो आपने जो स्टफ़ पराठा आप खा रहे हो, सो कॉल्ड पराठा, पराठा वो होता नहीं, वो स्टफ़ रोटी ही होती है। तंदूरी पराठा आप उसे कुछ लोग कहते हैं, पंजाबी लोग कहते हैं। तो उसके ऊपर हल्की मात्रा में घी, मक्खन रखकर खाया जा सकता है, और कितना खाया जा सकता है, जितना आपका मन करे, क्योंकि वो फ्राइड तो बिल्कुल भी नहीं है।
दोपहर के टाइम में अगर आप दाल चावल खाना पसंद करते हैं या फिर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो चावल में थोड़ी सी ना आप सब्जियां ऐड कर दो, पुलाव टाइप बना दो, 50% सब्जियां उसमें डाल दो, तो आपकी जो चावल वाइट से थोड़े से कलरफुल हो जाएंगे, उसमें बीन्स होंगे, उसमें पीस होंगी, कैरेट होगी, रेडिश होगी, तो बहुत वो फ्लेवरफुल बन जाता है। उसको आप किसी भी वेजिटेबल के साथ, किसी भी दाल के साथ अगर आपको अलाउड है तो आप उसको ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप रात की बात करते हैं तो रात को भी आपने खाली पेट नहीं सोना। कुछ पेशेंट में हम क्या देखते हैं कि वो दिन में से 2 बार खाना खाते हैं, इसलिए उनको भी कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। आपने खाना तीनों टाइम खाना है, तो रात का खाना आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर रात को आप खाना अच्छे से खाओगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है? और आप आराम से अपनी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहेगी और आप अपने सारे काम कर पाओगे। तो रात को खाना खाना है, दोबारा से हम क्या करेंगे, गाजर में गूँथी हुई आटे में सब्जी खा लेंगे साथ में, या फिर हम मूली की रोटी जो बनती है, मूली को कद्दूकस करके उसमें आटा गूँथ के वो बनती है। इसी तरह से दाल है अपनी, या फिर दाल के साथ आपने थोड़े से बीन्स होती हैं, बीन्स लोग बहुत कम खाते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये रिच इन फाइबर है। तो आप ये खाओगे, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होने वाला, फाइबर बाहर ही आने वाला है, बट वो क्या करता है, स्टूल को बना देता है। अच्छी मात्रा में जब मल बनता है तो सुबह आपका पूरा का पूरा साफ हो पाता है। जब आपका मल बन ही थोड़ा सा रहा है, अब बॉडी से क्या निकालेगी, वो निकल ही नहीं पाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। फिर वो गैस, एसिडिटी, सिरदर्द, घबराहट सब कुछ बनाती है। तो आप खाने पे जोर दो, खाने के अंदर इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा बढ़ाओ, क्योंकि जब भी आप सब्जियां खाते हो तो विटामिन मिनरल्स बॉडी में अच्छी मात्रा में जा रहे होते हैं, आपको ताकत भी मिलती है, पेट भी साफ होता है, बॉडी भी एक्टिव रहती है, पूरे दिन एनर्जी भी बनी रहती है और किसी टाइप की वीकनेस नहीं आती। और वेजिटेबल खाने से किडनी को कोई नुकसान होता भी नहीं है और ये हमें हेल्प करता है किडनी को डाउन करने में, यूरिया को डाउन करने में, क्योंकि बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल अब टिकता ही नहीं है। गंदगी है ना, मल भी तो गंदगी है, अब वो गंदगी हमारी ढंग से निकल रही है, साफ़ हो रही है, अपने आप हो रही है, बहुत अच्छी बात है। क्यों हमें दवाइयाँ खानी है, क्यों अननेसेसरी हमने अपने सिस्टम पर लोड डालना, क्योंकि कुछ भी आप अननेसेसरी अपनी बॉडी में डालोगे, किडनी ख़राब है तो किडनी को नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है। अक्सर लोग ना नमक वाले चूरन खाते रहते हैं, आपने नमक वाला चूरन नहीं खाना पेट साफ करने के लिए, बट उसमें नमक होता है। जब आप इसे टेस्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसमें नमक है। आपने इसका बिल्कुल इंटेक नहीं करना, क्योंकि जितना नमक आप लोगे, चाहे उसमें सफ़ेद नमक नहीं है, काला नमक है, नवसादर है, वो बीपी को शूट अप करवाता है। जब वो बीपी को शूट अप करवाता है तो बीपी से आपके किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, अननेसेसरी मेडिसिन को लैंड नहीं करवाना होता। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं ना, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है ना कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेनी पड़ती है, आपकी बॉडी पहले से बेटर फंक्शन करना स्टार्ट करती है, क्योंकि छोटी छोटी जो दिक्कतें चल रही है वो खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए डॉक्टर पुरु क्या एडवाइस करते हैं। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और कोई भी डाउट रह जाए तो मैं आप आके भी मिल सकते हो, डॉक्टर की पूरी टीम है, उनसे भी बात कर सकते हो। इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।